हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैला आंचल उपन्यास के सारांश को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज का 5वां वीडियो है दोस्तों। हम लोग एक एक करके सारे कहानी सारे उपन्यास को रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 हिंदी का कंप्लीट जो सिलेबस है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मैला आंचल उपन्यास के सारांश को आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। मैला आंचल क्या है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु का ये वन ऑफ द टॉप उपन्यास उनका माना जाता है। ठीक है, सबसे मुख्य माना जाता है इस उपन्यास को। और ये उपन्यास जो था उनका पहला उपन्यास था ये। ठीक है, यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन का अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। देखिए, ये जो है उत्तर पूर्वी बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का कहानी है जो कि उपन्यास के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसमें ग्रामीण जीवन को अत्यंत मुखर रूप से दिखाया गया है, एकदम पास से दिखाया गया है इसमें, जिससे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। सन 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा वस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबद्ध है। तो याद रखिएगा कि मैला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित किया गया था? तो 1954 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1954 में प्रकाशित किया गया था। रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, और उपन्यास का नाम है मैला आंचल। यह स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण संस्करण है। देखिए, यह जो उपन्यास है ना, ये जब गुलाम भारत था, कहने का मतलब कि 1941-42 के दौर से लेकर के स्वतंत्रता के बाद के दौर का भी इसमें भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य इसमें दिखाया गया है। रेणु के अनुसार इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं और कीचड़ भी हैं। तो प्रश्न आएगा कि बताइए कि वैसा कौन सा उपन्यास है जो रेणु के अनुसार फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है? तो याद रखिएगा मैला आंचल। ठीक है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। वो खुद लिखते हैं कि मैं ये सब किसी से, मैंने फूल, सूल, धूल, गुलाब और कीचड़, ये सब से किसी से दामन छुड़ाकर निकल नहीं पाया। इसमें गरीबी है, रोग है, भूखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्याधिचार है, शोषण है, बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास आदि का चित्रण इसमें किया गया है। मतलब कि इसमें ग्रामीण परिवेश से इस कहानी को लिया गया उपन्यास को। तो इसमें गरीबी भी है, अब वहाँ शिक्षा कम है तो ज़्यादा रोग भी है, बेरोजगारी है तो भूखमरी भी है, जहालत है और अशिक्षा के चलते धर्म की आड़ में वहाँ पास व्याधिचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। ठीक है, और अंधविश्वास है ज़्यादा। ठीक है, शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घट कर विलीन हो जाती है। जैसे फिल्म में जो है ना कि बहुत सारे घटनाएं का उसमें चलचित्र दिखाया जाता है, उसी में इसमें भी बहुत सारे घटना है और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। माने एक जैसे ही खत्म होता है दूसरी घटना वैसे ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें घटना प्रधानता है किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। इसमें नाटकीयता और किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। इसे हिंदी में आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है। तो प्रश्न है कि हिंदी में आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तन का श्रेय किस उपन्यास को दिया जाता है? तो मैला आंचल को दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की इस
युगांतकारी औपन्यासिक रीति में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा शिल्प और शैली शिल्प का विलक्षण सामंजस्य है, जो जितना सहज स्वाभाविक है उतना ही प्रभावकारी और मोहक है। दोस्तों, यदि आप जो मैला आंचल उपन्यास है, ठीक है, इसका यदि संपूर्ण वीडियो यदि देखे होंगे तो आपको ये सारांश बेहद ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर नहीं भी देखे होंगे तो इस सारांश में ऐसा ऐसा पॉइंट है कि आप इस सारांश से संबंधित प्रश्न को अवश्य सोल्व कर लीजिएगा। लगभग 85% प्रश्न जो है वो सोल्व यहाँ से होंगे। ठीक है, इस सारांश से। अब देखिए, रेणु एक गांव की कहानी के माध्यम से स्वतंत्र उत्तर भारत के गांवों में जन्मे राजनैतिक चेतना व अंतर्विरोधी को दर्शाते हैं। भारत की स्वतंत्रता इस उपन्यास को 2 खंडों में बांट देता है और गांधी जी की हत्या के साथ ही उपन्यास अपने अंत की ओर पहुंचता है और साथ ही पतन होता है उस आदर्श राजनीति का जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। देखिए, जैसे ही गांधी जी का हत्या होता है इस उपन्यास का एंडिंग समय आ जाता है, लेकिन एक आदर्श समाज का जैसा गांधी जी, एक आदर्श राजनीति का जैसा गांधी जी स्वप्न देखते थे, साथ ही साथ उसका भी पतन हो जाता है। कहने का मतलब कि आदर्श राजनीति भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, मैला आंचल का नायक एक युवा डॉक्टर प्रशांत कुमार है। ठीक है, जो अपने शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है। देखिए, इस उपन्यास में वैसे तो 3-4 मुख्य नायक हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो नायक है वह है प्रशांत कुमार। ठीक है, इनका नाम था प्रशांत कुमार, हालांकि इनके जो मम्मी थे वो बनर्जी थे, इसीलिए इनका नाम यहाँ पास बनर्जी लिखा गया है। ठीक है, प्रशांत बनर्जी। ठीक है, पालते पोसते हैं बनर्जी फैमिली वाले। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि अन्य होता है ना कि कोई डॉक्टर अगर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है तो अपना देश छोड़ करके दूसरा देश में अपना कार्य क्षेत्र को चुनता है, लेकिन जो डॉक्टर प्रशांत थे वो अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद अपना जो कार्य क्षेत्र है वह एक पिछड़े गांव को चुनते हैं तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। अब देखिए, जब डॉक्टर साहब उनके गांव में रहने लगते हैं तब वो सब चीज़ जान जाते हैं गांव के बारे में कि कितना उनके दुख है, कितना शिक्षा का अभाव है, अज्ञान है उन लोगों में और कितना ज़्यादा अंधविश्वास है। ये सभी चीज़ों से उनका साक्षात्कार हो जाता है। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। ठीक है, मैंने कथा का जो अंत होता है ना, वो जो चेतना, जो सामाजिक चेतना सोया हुआ है ना, उसके जागृति से ये कथा एंडिंग होता है। तो चलिए हम लोग कथानक को जानते हैं कि कहानी आखिर इसमें क्या है। देखिए, कहानी देश आज़ाद होने के कुछ समय पहले शुरू होता है। ठीक है, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय ये कहानी शुरू होता है। इससे अंग्रेज़ों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है। जैसे कि कहानी जब शुरू होता है, ठीक है, तो अंग्रेज़ सिपाही गांव के 2 लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। तो इस कहानी से ही मिलता है कि अंग्रेज़ का जो शोषण था भारतीयों पर वो कैसा था। ठीक है, और साथ ही साथ कांग्रेसी गतिविधियों को दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। देखिए, यदि कांग्रेसियों का मूल गतिविधि देखा जाए, ठीक है, तो वहाँ पास जो है आज़ाद भारत से पूर्व से भी आरंभ हो गया था। तो इसी में बताया गया है कि कांग्रेसियों का गतिविधि भी इसमें दिखाया गया है। लेकिन जब धीरे धीरे देश आज़ादी की ओर अग्रसर था तो एक सोशलिस्ट पार्टी जो था वो भी जो है सामने आया था। ठीक है, जिसमें कि एक इसका पात्र कालीचरण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ जाता है। ठीक है, और जो बालदेव था वो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम से जुड़ा हुआ होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्य करने की तरीका में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें दोनों पार्टियों की विचारधारा
और घटना के द्वारा उनके जो विचारधारा है उसको दर्शाया गया है। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, माने वो पार्टियों के ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाया गया है। लोगों ने यह भी पूछा कि आज़ादी के कारण ज़मीनी बदलाव क्या हुए, और लोगों को अंदर ये जानने की उत्सुकता हो गया कि आज़ादी तो हो गया, लेकिन हम लोग के अंदर ज़मीनी बदलाव क्या आया। बाद में जब भारत के लोग एमएलए बनने लगे, मिनिस्टर आदि पदों पर बैठने लगे, तो उनके भ्रष्ट होने को भी इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में करप्शन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो करप्शन एकाएक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये करप्शन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था और भारत के आदमी जब एमएलए मिनिस्टर वगैरह बनने लगे थे तभी से सब करप्शन आरंभ हो गया था। तो उसको भी दिखाया गया इसमें। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे गांव में शोक यात्रा भी निकाली गई है। गांव के लोगों को भले ही गांधी जी के जीवन और विचार के बारे में कुछ न कुछ मालूम हो, लेकिन गांधी जी महापुरुष हैं इतना उन लोगों को मालूम था। ठीक है, चूँकि गांव से थे, पिछड़े इलाका से थे, तो गांधी जी के बारे में उतना उन लोगों के मालूम तो नहीं था, लेकिन इतना मालूम था कि गांधी जी एक महापुरुष हैं। ठीक है, तो उनके लिए गांव में शोक यात्रा भी निकाली गई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो कथा उत्तर पूर्वी बिहार की कोसी नदी के शोक से ग्रसित पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज में अस्पताल खुलने और उसके पश्चात यहाँ के लोगों और उसके साथ होती घटनाओं के पर आधारित है। देखिए, गांव से पूर्व की ओर कौन सी नदी थी? तो कोसी नदी थी। गांव से पूर्व की ओर कौन सी नदी थी? तो कोसी नदी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि यह जो कथा है वो उत्तर पूर्वी बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज से लिया गया है। ठीक है, तो मार्टिन के वाइफ का नाम था मेरी। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी आता है कि मार्टिन के जो अंग्रेज अफसर थे मार्टिन, उनके वाइफ का नाम था मेरी। ठीक है, महिला आंचल जो है, महिला आंचल लिखने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, अब देखिए, और ये गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है महिला आंचल। गोदान नंबर 1 पर है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें कि गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। गांव के लोग कैसे हैं? अंधविश्वासी हैं। ठीक है, उनमें जातिगत भेदभाव अत्यधिक है। अब अंधविश्वासी कैसे हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उनमें जातिगत भेदभाव है ना, वो बहुत अधिक है। ठीक है, उनकी शिक्षा, मानसिकता और बुनियादी सुविधाओं पर पिछड़े छाप का है। अब देखिए, उनमें जातिगत भेदभाव कैसे है। उस गांव में 3 जो है दल वो बट गया है। ठीक है, एक तो दोस्तों आपका कायस टोला है, दूसरा राजपूत और तीसरा यादव है। कायस के जो मुखिया हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, ये राजपरबंगा के तहसीलदार हैं। इनके 3 पुस्त जो है ना वो तहसीलदारी करते ही आ रही है। इनके पास लगभग 1000 बीघा ज़मीन है। ठीक है, और ये मलिक टोला में रहते हैं। ठीक है, टोला वाइज भी, जाति वाइज जो है वो टोला वाइज भी बट गया है गांव। ठीक है, दूसरा है राजपूत टोली के मुखिया, वह है ठाकुर राम कृपाल सिंह। ये क्या है? राजपूत टोली के ये मुखिया हैं। ठीक है, इनके जो दादा थे वो रानी चंपावती स्टेट के सिपाही थे। ठाकुर राम कृपाल सिंह के जो मुखिया हैं राजपूत टोली के, वो इनके जो दादा थे वो थे चंपावती स्टेट के सिपाही थे। तो चंपावती स्टेट के सिपाही होने के चलते एक बार महारानी चंपावती को इन्होंने एक बार बचाया था। ठीक है, किसी खतरा से बचाया था, जिससे खुश होकर के रानी चंपावती उनको 300 बीघा जो है वो ज़मीन लिखा पढ़ी कर देती है इनके नाम पर, ठाकुर राम कृपाल सिंह के नाम पर। तो उनका ही ये पोता है। ठीक है, ठाकुर राम कृपाल सिंह जो है ये जिसने बचाया था महारानी चंपावती को, उनका ही पोता थे। तृतीय शक्ति में गांव में 52 लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन एक और टोला था जिसका नाम था यादव टोला। यादव के जो मुखिया थे वो थे आपका खिलावन यादव। ठीक है, ये ज़्यादा भैंस चरवाही करते थे, तो इनको ज़्यादा वैसा दिमाग नहीं था। लेकिन इनका जो कमला नदी था, कमला नदी के आसपास लगभग 50 बीघा इनका ज़मीन था। अब आगे आप पढ़िएगा
कि कमला नदी से ही कमली का उत्पन्न हुआ था। कमली का जन्म कमला नदी से ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है ना वो है कि प्रारंभ में 3 चरित्र प्रमुख रूप से सामने आते हैं। प्रारंभ में 3 जो चरित्र हैं वो मुख्य रूप से सामने आते हैं। दोस्तों देखिए, एक तो है बालदेव। कौन है? एक है बालदेव। इनको बहुत से लोग टूवर बोलते हैं, बहुत से लोग इनको टूवर बोलते हैं, लेकिन इनकी जो मौसी है उनको बोलते हैं कि ये जो है टूवर नहीं है, ये कुंवर है। ठीक है, इसके जो पिता का मृत्यु हुआ है इसीलिए कुंवर है, टूवर नहीं है। अब देखिए, जो बालदेव है ना वो चंदनपट्टी गांव का रहने वाला है। चंदनपट्टी गांव अपने आप में बहुत डेवलप उस समय था। ठीक है, ये जो है मेरीगंज के गांव के लोग जो है वो चंदनपट्टी की तरह अपना गांव को बनाना चाहते हैं। तो बालदेव जो था वो चंदनपट्टी गांव का था। मेरीगंज में वो अपनी मौसी के यहाँ रहता था। याद रखिएगा, मेरीगंज में वो अपने मौसी के यहाँ रहता था और यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम से जुड़ा हुआ था। याद रखिएगा, रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम से ये जो बालदेव है वो जुड़ा हुआ था। अगला है डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत जो है वो पटना से इनको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, मैंने पटना से ही ये पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और ये भी जो है इनका माना जाता है कि बूढ़ी कोसी नदी से ये मिले थे प्रशांत डॉक्टर। ठीक है, इनके जो माता थे इनको बूढ़ी कोसी नदी में इनको बहा दिए थे, लेकिन बनर्जी परिवार का एक सदस्य जो है इनको वहाँ से नदी से लेकर के आते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सब होता है। ठीक है, और तीसरा में है दासी लक्ष्मी। दासी लक्ष्मी जो है वो इनके पिता मठ में कार्य करते थे सहायक के रूप में, लेकिन इनकी पिता की मृत्यु होने के बाद ये लक्ष्मी उस समय छोटी थी, बहुत छोटी अवस्था में उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो जो महंत था, ठीक है, जो वहाँ का उस मठ का जो महंत था वह इनको अपने यहाँ रख लेता है। ठीक है, वहाँ के जो महंत है वह इनको अपने यहाँ रख लेता है। ठीक है, जो वहाँ के मेन महंत था, मुख्य महंत था। ऐसे वहाँ के जो सहायक महंत था, ठीक है, वो था वहाँ पास सेवादास। ठीक है, याद रखिएगा, सहायक महंत था वहाँ का सेवादास। ठीक है, देखिए वहाँ का जो मुख्य महंत था ना वो सेवादास था। ठीक है, और जो वहाँ का सहायक महंत था, ठीक है, वो था रामदास। तो सेवादास ने ही लक्ष्मी को अपने यहाँ रखा था दासिन बना करके। ठीक है, सभी लोग लक्ष्मी को कोठारिन बोलते थे, बालदेव उसको कोठारिन बोलता था। ठीक है, तो तीनों हम लोग पात्र के बारे में परिचय ले लिए। अब आगे देखिए, बालदेव जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जेल भी जा चुके हैं स्वतंत्रता संग्राम में। गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वो हर बात सोच समझ के करते हैं। लक्ष्मी महंत सेवादास की दासी है। लक्ष्मी जो है महंत सेवादास की दासी है, और सेवादास जो होता है ना वो अंधा होता है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद से ही मठ पर उसका शोषण होता रहा है। ठीक है, उसका शोषण जो है मठ पर सेवादास के द्वारा होता रहा है, और बाद में रामदास के द्वारा भी उसका शोषण होता है। किंतु इन सब के बावजूद वो एक बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। बालदेव जी लक्ष्मी की मदद करते हैं, जो मन ही मन लक्ष्मी के लिए आकृष्ट होते हैं, और दोनों का प्रेम बेहद ही पवित्र होता है, लक्ष्मी का और बालदेव का। इसमें 4-5 प्रेम प्रसंग आपको पढ़ने को मिलेगा आगे। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत कुमार भी एक अनाथ बच्चा थे, लेकिन उसे एक आश्रम में संरक्षण मिला। वह डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर विदेश में संभावनाएं तलाशने के स्थान पर वह अपने ही देश में रहकर पिछड़े गांव वालों की मलेरिया, कालाजार और हैजा जैसी बीमारी का इलाज ढूंढने का निर्णय लेता है। गांव में रह करके ही, ठीक है, मलेरिया, कालाजार और हैजा इत्यादि बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहता है। पर गांव वालों की असल बीमारी तो गरीबी और जहालत है। बाद में डॉक्टर प्रशांत जान जाते हैं गांव में रह करके कि गांव वाले की जो बीमारी का जो मुख्य जड़ है ना वो गरीबी है और जहालत है। निर्धन और विवश किसानों की स्थिति
जानवरों से भी भिन्न नहीं है, माने जानवरों जैसा ही है, क्योंकि निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं। अब देखिए, परंतु समय के साथ किसानों में जागरण होना प्रारंभ होता है और स्थिति में परिवर्तन की आशाएं जाग जाती है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आगमन होता है। बालदेव विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भर लाने का प्रयास करता है। जैसे कि अंग्रेज़ों का विरोध के लिए बालदेव जो है वो गांधी जी का चरखा जो है उसका गांव-गांव पर प्रचार करता है, सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो कालीचरण सोशलिस्ट क्रांति की राह अपनाता है। कालीचरण अगला पात्र है इसमें, ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा होता है। इसी प्रकार अन्य दल का भी प्रवेश होता है, अन्य लोग भी ये सोशलिस्ट पार्टी में प्रवेश होते हैं। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात ये सब उलझ कर रह जाता है। बावन दास की कहानी इसी उलझन को दर्शाती है। वह व्यथित है, गांधी जी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। वह गांधी जी के पास एक लेटर भेजता है, लेकिन बालदेव उसको फाड़ देता है। उसने अपना पूरा जीवन जिस कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए जिनका विरोध किया, अंततः वह पार्टी उन्हीं सब कुरीतियों और षड्यंत्रों का शिकार बन गया। ये बावन दास जो था वो कांग्रेस का बहुत मेन ये कार्यकर्ता था, लेकिन ये अपने पार्टी में कुरीति को नहीं लाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में भी बहुत सारे कुरीतियाँ और षड्यंत्र का शिकार कांग्रेस भी हो गए। बाकी राजनीतिक दल भी मात्र सत्ता के लोभी बनकर रह जाते हैं और जातिगत जोड़ घटाव शेष रह जाता है। इन सब द्वंद्व में उलझे प्रत्येक किरदार की अपनी समस्या है, अपनी उलझने हैं, अपनी कहानी है, जो सब कभी एक दूसरे से विपरीत है तो कभी साथ चलती है। कथा का अंत इस संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से अब क्या हो रही है, जाग रही है। वहाँ पास जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके मन में देश के रिलेटेड चेतना जो है वो जाग रही है। मैला आंचल अंचल विशेष के समाज का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से इसे सामाजिक उपन्यास भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, तो सामाजिक उपन्यास भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ की सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध के बारे में। देखिए, मेरीगंज छोटा सा गांव है। मेरीगंज क्या है, छोटा सा गांव है, परंतु वहाँ पर क्या है, 12 वर्ण के लोग रहते हैं, 12 प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक जाति अपना मोहल्ला में रहता है, जिसे गांव के लोग टोली कहते हैं। गांव में 3 जातियां प्रमुख हैं, राजपूत, कायस्थ और यादव। जाति के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे गए हैं, जैसे कायस्थ टोली या मासिक टोली, ठीक है, राजपूत टोली, यादव टोली, तत्या टोली और घूमर टोली। इन जातियों और उपजातियों से लोगों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य और मनमुटाव, झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति आमतौर पर देखी जाती है। यादव टोली में 12 मास जो है वो अखड़ा चलता है, ठीक है, और प्रत्येक दिन 4 बजे दिन सुबह से ही वह क्या करता है कि शोभन मोची जो है अपना ढोल धमक दीना वो बजाने लगता है। और वहाँ पर सभी लोग अखाड़ा में जाकर के पहलवानी सीखते हैं यादव टोली में, ठीक है। और मेरीगंज की बात किया जाए तो मात्र 10 ही लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, मैंने साइन कर सकते थे 10 लोग, और जो नया पढ़े लिखे की संख्या था वो 15 था। 15 व्यक्ति नए थे। अब देखिए, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना इनमें दिलो दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि गांव वालों के बीच सौहार्द एवं सहयोग न होकर उनके बीच की दरारें बढ़ती जाती है। भंडारे के अवसर पर राजपूत टोली वाले के साथ ब्राह्मण टोली के लोग भोजन करने से मना कर देते हैं। अब देखिए, भंडारा कहाँ से था, तो सेवादास जो महंत था एक दिन सोया हुआ था, तो उसके सपने में सदगुरु आते हैं और सदगुरु बोलते हैं कि तुम गांव के सभी लोगों को क्या दो, तो एक भंडारा दो। भंडारा में जो है वो पूड़ी, जलेबी, दही इत्यादि का व्यवस्था किया जाता है। और जिस दिन ये भंडारा होता है शनिवार को,
उसी दिन डॉक्टर प्रशांत का भी आगमन होता है। तो दो उपलक्ष्य में भंडारा हो जाता है। एक तो डॉक्टर प्रशांत आए थे और दूसरा कि सदगुरु सेवादास महंत को क्या दिए थे, सपना दिए थे। ठीक है। उसके दूसरे ही दिन, अगले ही दिन सेवादास की मृत्यु हो जाता है, भंडारा के बाद वाला दिन। ठीक है। अब देखिए उनके लिए अलग से प्रबंध किया जाए। सिपाहिया टोली के लोग ग्वाला टोली के साथ एक पंगत में खाने से इनकार कर देते हैं, मैंने एक जगह बैठ करके खाने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग धमकी देते हैं कि यदि भंडारा का इंतजाम बालदेव करेगा तो भंडारा क्या होगा, मंसूल होगा, भंडारा ठीक नहीं होगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। जाति बिरादरी का दबदबा इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिरादरी की बात नहीं मानता है तो उसे जातिगत बहिष्कार किया जाता है। ठीक है। मैंने जाति वाला सिस्टम जो था ना उस गांव में बहुत डेवलप था। यदि आप अपने जात की बात नहीं मानते हैं तो जात से आपको निकाल दिया जाता है ऐसे वहाँ पास। बिरंची ने एक बार गवाही के बदले तहसीलदार द्वारा दी गई जलेबी खा ली थी। अफवाह उड़ी कि उसने तहसीलदार की जूठन खाई है, बस उसे सज़ा सुनाई गई। लोगों ने कहा कि जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसको जात से निकाल दिया गया था बिरंची को। ठीक है। आगे देखिए, गांव में जहालत तो है ही, पूरे गांव में कुल 10 लोग जो है वो दस्तखत कर सकते हैं। मैंने 10 लोग पढ़े लिखे थे पुराने, और नए पढ़े लिखे 15 थे। आए दिन संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, कालाजार आदि के कारण लोग परेशान रहते हैं। गरीबी इतनी है कि बहुत से लोगों ने दही, चीनी, जलेबी, पूड़ी चखी तक नहीं थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि यदि विद्यापति के इस योग में प्रेम की मदिरा पिए हुए लोगों के बीच विवाहेतर संबंधों को न अनैतिकता पाया जाता है, न उन पर कोई विशेष ध्यान देता है। ठीक है। मैंने गांव के लोगों पर कोई ध्यान ज़्यादा उन पर नहीं दिया जाता है, और विद्या पर भी इन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। और प्रेम जो था इनका वो मदिरा से था। महंत सेवादास भाट मठ की कोठारिन लवली के साथ इसका अफेयर था सेवादास का, और साथ ही साथ जो कालीचरण था, कालीचरण का अफेयर चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी से था। 2 मास्टर आए थे और एक मास्टरनी आई थी। मास्टरनी का नाम था मंगला देवी। मंगला देवी कालीचरण से प्रेम करती थी। जो फुलिया जो थी वो फुलिया खलासी से प्रेम करती थी। रामदास, रामपियरिया और बालदेव और लक्ष्मी। कमला और प्रशांत के संबंध जो है वो विवाहेतर संबंध है। मैंने इसमें जो 5-6 ऐसे संबंध थे ना वो इसमें लव अफेयर की तरह दिखाया गया इसमें, जैसे कमला प्रशांत का, बालदेव लक्ष्मी का, रामदास रामपियरिया का, फुलिया और खलासी का, चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी और कालीचरण का, सेवादास एक भाट मठ की कोठारिन का, और साथ ही साथ इसका लक्ष्मी का ये शोषण करता था सेवादास। ठीक है। आगे देखिए, कमला तो विवाह से पूर्व ही गर्भवती हो जाती है, पर गांव में कोई तूफान नहीं आता है। गांव के लोग एक बोल देता है कि जो डॉक्टर प्रशांत है उनका गंधर्व विवाह जो है वो कमली से पहले ही हो गया है, कमला से, ऐसे कह देता है। इसलिए कोई गांव में तूफान नहीं आता है। यहाँ के समाज में स्त्री की दशा सदा की तरह शोचनीय और दयनीय है। उसका यौन शोषण भी होता है और आर्थिक शोषण भी। अंधा और बूढ़ा महंत सेवादास अबोध किशोरी लक्ष्मी का यौन शोषण करता है, और फुलिया के माँ बाप अपनी विधवा बेटी का पूर्ण विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका शरीर नोचकर प्राप्त धन से ही उनकी गृहस्थी बाड़ी चलती है। फुलिया के माता पिता का छोटी छोटी बातों को लेकर औरतों में कहा सुनी गाली गलौज आम बात है वहाँ पास। रजमूदास की स्त्री और फुलिया की माँ के बीच का झगड़ा इस प्रकार के झगड़े का स्वरूप इसमें बताया गया है। अंचल निवासी का आदि वैदिक चेतना। देखिए, आंचलिक उपन्यास में अनपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वासी लोगों का चित्रण होता है, अतः
लेखक अंचल में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सगुन, अपसगुन, जादू टोना, भूत प्रेत आदि में विश्वास के चित्र भी प्रस्तुत करता है। मेरीगंज के लोग देवी देवताओं के कोप एवं कृपा में विश्वास करते हैं। प्रातःकाल वे काली थान की ओर मुंह करके काली माँ को प्रणाम करते हैं डेली। उनका विश्वास है कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तत्या टोली के नंदलाल एक बार जंगल में गया था। वहाँ बकुले की तरह सफ़ेद प्रेतनी ने मिलकर सांप के कोड़ों से उसकी इतनी पिटाई की कि वह कुछ क्षणों में ही वही ढेर हो गया। ऐसा अंधविश्वास है वहाँ के गांव के लोगों में। जहालता और अंधविश्वासों के कारण ही बुढ़ापे में भी सुंदर लगने वाली तथा सबके प्रति स्नेह लुटाने वाली पार्वती मौसी को डाइन मानकर उनके साथ हमेशा क्रूर और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। लेकिन पार्वती को डॉक्टर जो है अपनी मौसी मान लेता है और वहाँ उनके द्वारा बनाए गए भोजन भी ये करता है। डॉक्टर प्रशांत वे नदियों को माँ कहते हैं गांव के लोग, क्योंकि वे उनके खेतों के लिए जल देती है। नदी जो उनके खेत के लिए जल देती है उसको माँ कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर नदी की पूजा अर्चना करने वालों की अनेक प्रकार की सहायता करती है। यदि गृहस्थ स्वामी नदी में स्नान करता है तो गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया की पानी सुपारी चढ़ाता है। तो कमला मैया चांदी के बर्तन देकर गृहस्थ स्वामी के अनुष्ठान में, शादी ब्याह या श्राद्ध के योग में सहायता करती है। ऐसा अंधविश्वास था वहाँ के लोगों में। अंधविश्वासी खलाजी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग रोग फैलाते हैं। ठीक है, जो वहाँ के एक क्या बोलते हैं दोस्तों, जो वहाँ के एक ज्योति जी जो थे, ठीक है, जिनको ज्योतिषी जी भी बोलते हैं, वो अंधविश्वास इतना फैलाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर लोग रोग फैलाने के लिए सुई घोंप कर देह में जहर दे देते हैं। उनके द्वारा कुओं में दवा डालने से और पानी पीने वाले को हैजा का प्रकोप का शिकार बनना पड़ता है और गांव हैजे में समाप्त हो जाता है। ऐसा ज्योतिषी जी का मानना है। वो अंधविश्वास फैलाते हैं। काला आजार फैलाने के कारण भी वह डॉक्टरों को बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि विलायती दवाओं में गाय का खून मिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करते हैं। ऐसा ज्योतिषी जी का मानना था। आगे देखिए गांव का धार्मिक वातावरण। मेरीगंज का यह धार्मिक स्थल तो है ही, उसमें संपत्ति का आकर्षण भी है। डेरों का जो महंत था वो 900 बीघे की जमीन का मालिक था। 900 बीघे की जमीन का मालिक था वह, याद रखिएगा, 900 बीघे जमीन का वह मालिक था। उसमें तो वो क्या करता है ना, जो महंत सेवादास था वो लक्ष्मी को बहुत सारा जो ज़मीन है ना वो दान में दे देता है। अपना जो ज़मीन है वो लक्ष्मी को बहुत सारा ज़मीन जो है वो दान में दे देता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अतः यह संपत्ति का क्रीड़ा स्थल और विकृतियों की पूर्ति का माध्यम बन गया है। मेरीगंज के लोग गांव में स्थापित मठ तथा उसमें अधिपति महंत में पूरी श्रद्धा रखते हैं। अब देखिए, जो वहाँ पास भंडारा हुआ था ना, उसके लिए सारा जो खर्चा दिया था वो महंत ही दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है कि महंत द्वारा आयोजित विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। कबीरपंथी मठ होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों के चित्र प्रातःकाल प्रातमक शब्द गायन, खंजड़ी बजाकर कीर्तन किया जाता था। मैंने खंजड़ी कौन ज़्यादा बजाता था, तो खंजड़ी जो है ना वो रामदास ज़्यादा बजाता था खंजड़ी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि प्रातिकी के बाद सत्संग होता था। वहाँ पास प्रातिकी के बाद सत्संग भी होता था। ठीक है, और जिसमें मठ के सब लोग भाग लेना अनिवार्य होता था उसमें। ठीक है, और जो लोग अनिवार्य नहीं रहता था उसका अगला दिन से खाना नहीं बनता था। ठीक है, सत्संग में महंत जी उपस्थित लोगों के उपदेश देते थे और उनसे प्रश्नों को उनके जवाब देते थे। ठीक है, अब देखिए आगे है राजनीतिक चेतना। मेरीगंज में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं।
बावन दास और बालदेव कांग्रेसी हैं, गांधी जी के भक्त हैं, कालीचरण समाजवादी है, समाजवादी विचारों से विद्रोह की भावना जगता है। कालीचरण के सपोर्ट में 105 आदमी थे और इसके अपोज में 15 आदमी थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अन्याय अत्याचार का विरोध करता है कालीचरण। नवयुवकों को क्रांति करने का आह्वान देता है कालीचरण। उसी के प्रयत्नों से मठ में नागा बाबा का समर्थन प्राप्त प्रत्याशी जो लरसिंह दास जो था, उसको मठाधीश न बन करके रामदास जी को मठ का महंत बनाया जाता है। ठीक है, जो लरसिंह था ना, वो दबदबा बना करके वो चाहता था लरसिंह कि हम ही ये मठ के महंत बन जाएंगे, लेकिन कालीचरण के दबदबा से ही ये बन जाता है रामदास। और एक नागा बाबा होता है जो कि बहुत गाली देता है सभी को। नागा बाबा से सब लोग डरते हैं, लेकिन कालीचरण उस फैसला में नहीं डरता है। वो देखता है कि यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो रामदास के साथ खड़ा हो जाता है। ठीक है, और नागा बाबा को गांव के लोग दौड़ा दौड़ा के मारते हैं सब लोग। अब देखिए, उसी के प्रयत्न से खलासी जी और फुलिया का चुभौना कराया जाता है। चुमौना यहाँ पास लिखिएगा, चुमौना कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की चहल पहल का भी वर्णन यहाँ पास किया गया है। आगे देखिए, चुनावों उनको जीतने के लिए अपनाए गए हथकंडों और चुनाव जीतने के बाद एमएलए बने राजनेता के कुकर्मों का पर्दाफाश भी किया गया है। आगे है प्रेम चित्रण। मैला आंचल में 4 प्रेम कथा है, सहदेव मिसिर और फुलिया का, कालीचरण और मंगला का, ठीक है, मास्टरनी मंगला का, और लक्ष्मी दासिन और बालदेव का, और कमली का और डॉक्टर प्रशांत का प्रेम प्रसंग है। इसमें ये एक दूसरे से अलग लेकिन अपने निजी वैशिष्य के साथ हैं। प्रेम प्रसंगों की उद्भावना में रेणु जी को महारत हासिल है। उनकी कहानियों में प्रेम का जितना विविध, सुंदर और भिन्न रूप से हमारा साक्षात्कार होता है, उसे लिपिबद्ध करना कठिन होता है। आगे देखिए, गोदान और मैला आंचल को अगर तुलना करेंगे तो मैला आंचल का प्रकाशन हुआ था 1954 में। यह फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है, और गोदान का प्रकाशन हुआ था 1936 में। यह प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। देखिए, आदमी जो है ना, लिखते लिखते और अच्छा लिखने लगता है अंत तक। तो अंतिम उपन्यास है प्रेमचंद जी का गोदान, लेकिन जब शुरू में ही इतना भयानक उपन्यास लिखा जाए मैला आंचल टाइप का, तब तो नाम का है ना, ये प्रसिद्धि है ना इसमें, इसलिए तो उनको पद्मश्री पुरस्कार मैला आंचल के लिए दिया गया था, फणीश्वर नाथ रेणु जी को। मैला आंचल के विभिन्न पाठों अध्ययनों के गहन सर्वेक्षण के बाद यह कहानी अतिशयोक्ति न होगी कि रेणु के पहले उपन्यास को न्यूनाधिक वही ख्याति प्राप्त है जो प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास को मिला है। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि किन्हीं साहित्य में गोदान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास क्या है, मैला आंचल है। इन दोनों ही उपन्यासों को हिंदी जाति के जटिल वैशिष्ट्य को दुनिया के सामने लाने का गौरव इसमें प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ से इस उपन्यास मैला आंचल उपन्यास से संबंधित आपको एक रिवीजन जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।